हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट 4 का पार्ट 4 पढ़ा रही हूँ व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में ये व्यक्ति का वर्गीकरण पाश्चात्य के अनुसार है। ये इसका 10 नंबर्स है। केनर का वर्गीकरण। केनर ने जो वर्गीकरण किया वो ग्रंथियों के आधार पर किया। उसका व्यक्तित्व के 7 प्रकार बताए। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने 7 प्रकार बताए। वो है प्रभाव, शिथिलता, परिवर्तनशील, कुटिल, पूर्व परिपक्व, थोन हाइपर और यौन सांस्कृतिक हाइपो। ये 7 प्रकार केनर ने अपने वर्गीकरण में बताए ग्रंथियों के आधार पर। नेक्स्ट आप देखिए, जो ये 7 प्रकार बताए उनका प्रभाव यानी कि हाइपर थायराइड जो प्रभाव होता है वो हाइपर थायराइड होता है। वो ताकतवर, उत्साहित, कामुकता, बुद्धिमान। उसमें क्या है कि हाइपर थायराइड की अधिकता होती है और वो ताकतवर, अपने आप को ताकतवर दिखाएगा, उत्साहित रहेगा, हमेशा कामुकता, बुद्धिमान रहेगा। शिथिलता में क्या है, कौन सी ग्रंथि ज्यादा एक्टिव रहती है? हाइपोथायराइड ज्यादा एक्टिव रहती है। उसमें क्या होता है, वो डरपोक हो जाता है, कमजोर, आलसी रहेगा, उसका काम करने का मन नहीं करेगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति हो जाता है। परिवर्तनशील में 2 प्रकार बताए हैं, हाइपोप्यूटेटरी और हाइपोप्यूटेटरी। तो इसमें क्या है, हाइपर प्यूटेटरी में क्या है, लंबा चौड़ा शरीर का व्यक्ति रहेगा, विकृत मांसपेशियां होगी, यानी कि बहुत ही अच्छा लंबा रहेगा, उसका हाइट लंबा रहेगा, चौड़ा शरीर रहेगा, और यानी कि दिखने में वो अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या होगी, हाइपर प्यूटेटरी ग्रंथि रहेगी, वो अधिक रहेगी। ये तो इस प्रकार का व्यक्ति बनेगा। और हाइपो प्यूटेटरी, तो इसमें क्या है कि व्यक्ति छोटा रह जाएगा, मंद बुद्धि का रहेगा और आलसी रहेगा। फिर है उटिल यानी कि पैराथायराइड की अधिकता के कारण व्यक्ति कैसा हो जाएगा, शीघ्र नाराज होने वाला, चिड़चिड़ा स्वभाव का। यानी कि जिसमें पैराथायराइड की अधिकता मिलती है तो वो व्यक्ति कैसा होता है, जल्दी नाराज हो जाता है और चिड़चिड़ा रहता है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, पूर्व परिपक्व भी 2 टाइप्स के होते हैं, हाइपर एडिनल और हाइपो एडिनल। यानी कि हाइपर एडिनल में क्या होता है, मोटे दांत, मोटी खाल, पूरे शरीर पर बाल। यानी कि जिसमें हाइपर एडिनल की अधिकता पाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो मोटे दांत रहेंगे, मोटी खाल रहेगी, पूरे शरीर पर बाल रहेंगे। नेक्स्ट है हाइपो एडिनल में क्या होता है कि नाजुक बदन रहेगा और पतली चमड़ी रहेगी। नेक्स्ट है यौन हाइपर गोनाड्स रहेगा। उसमें क्या होगा, शीघ्र क्रोधित होने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, कामुक व्यक्ति। यानी कि जिसमें इसकी अधिकता अधिक पाई जाएगी वो क्या करेगा, शीघ्र क्रोधित हो जाएगा, दूसरों की ज्यादा से ज्यादा निंदा करेगा, कामुकता व्यक्ति में पाई जाएगी। फिर नेक्स्ट है यौन सांस्कृतिक। इसमें क्या है, हाइपो एक्टिव गोनाड्स होता है। ये रचनात्मक कार्य करने वाले, संगीत व साहित्य का प्रेमी होते हैं। जो यौन सांस्कृतिक हाइपो एक्टिव गोनाड्स होंगे वो क्या होंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे और संगीत व साहित्य के प्रेमी रहते हैं। अभी मैं आपको व्यक्ति के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्यक्तित्व के, वो देखो। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया। 2nd नंबर का है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, कार्ल जूंग ने दिया। व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत, कार्ल रोजर्स ने दिया। व्यक्तित्व का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जॉर्ज केली ने दिया। 4th नंबर का है व्यक्ति का संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो कार्ल जेनी ने दिया। 5th नंबर पे है व्यक्तित्व का रचनात्मक सिद्धांत, WH सेल्डन ने दिया। 6th नंबर का व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत, RB केटल ने दिया। नंबर 7 पे व्यक्तित्व का सहचर्य सिद्धांत, अलेक्जेंडर बेन ने दिया। नंबर 8 है मनोसामाजिक सिद्धांत, इरिक्सन ने दिया। 9 नंबर पे व्यक्तित्व का क्षेत्र का सिद्धांत, कूट लेविन ने दिया। नंबर 10 पे आता है व्यक्तित्व का आवश्यकता का सिद्धांत, हेनरी मुरे ने दिया। नंबर 11 पे है व्यक्तित्व का व्यक्तित्व सिद्धांत, एडलर ने दिया। ये व्यक्तित्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत थे।
अभी हम देखेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और वातावरणीय कारक। तो जैविक कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं वो देखिए। जैविक कारक में वंशक्रम आएगा कि जैसा उनका वंश होगा वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाव पड़ता रहता है। फिर है तंत्रिका तंत्र, स्नायु मंडल, अंतस्रावित ग्रंथियां, बुद्धि, स्वास्थ्य, ये सब क्या है कि जैविक कारक होते हैं। ये सब हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक देखिए, अभिप्रेरणा, यानी कि किससे अभिप्रेरणा मिल रही है, फिर रुचि कितनी है उसकी, किस चीज में है, तनाव, दबाव, खुशी, आदत, स्नेह, प्रेम, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब क्या है मनोवैज्ञानिक कारक हैं। फिर वातावरणीय कारक देखिए, भौगोलिक वातावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, ये सब क्या है वातावरणीय कारक है। अभी नोट पॉइंट है वो देखिए, व्यक्ति के निर्माण में वंशक्रम व वातावरण का नाम मात्र का योगदान है, क्योंकि व्यक्तित्व शारीरिक वातावरण से प्रभावित होता है। व्यक्ति का वंशक्रम व वातावरण का नाम मात्र का योगदान है, क्योंकि व्यक्तित्व का शारीरिक वातावरण से ही प्रभावित होता है। व्यक्तित्व मापने की विधियां अभी देखिए, दो विधि होती है अप्रेक्षित विधि और प्रेक्षित विधि, यानी कि चेतन मन और अचेतन मन। तो अप्रेक्षित विधि देखिए, इससे चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष उत्तर देता है। इसमें क्या है, चेतन मन का अध्ययन किया जाता है, इनमें व्यक्ति प्रत्यक्ष उत्तर देता है। प्रेक्षेपी विधि, इससे अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इससे अचेतन मन का क्या है अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व मानसिक क्रिया पर उत्तर देता है। इसमें क्या है, व्यक्ति मानसिक क्रिया पर उत्तर देता है। इसमें क्या क्या चेतन मन का अध्ययन किया जाता है और जो व्यक्ति मानसिक क्रियाओं पर ही उत्तर देता है। तो ये दो प्रकार की विधियां हैं। अभी देखिए व्यक्ति मापने की प्रक्षेपी विधि अचेतन मन की, वो देखिए वो क्या होती है, ये है बाल प्रसंग बोधक, यानी कि इसमें परीक्षण CAT परीक्षण किया जाता है और ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों पर किया जाता है। इसके निर्माता बेलक थे और निर्माण इसका 1948 में किया। कार्डों की संख्या 10 थी जिन पर विदेशी जानवरों के चित्र अंकित थे। इसमें बाल प्रसंग बोधित एक परीक्षण है CAT, 3 से 11 वर्ष के बच्चों पर किया जाता है। इनका निर्माता बेलक थे और निर्माण 1948 में हुआ। कार्डों की संख्या 10 थी जिन पर विदेशी जानवरों के चित्र अंकित थे। नेक्स्ट देखिए पोठ पसंग बोधक, यानी कि TAT जो परीक्षण है वो 14 से ऊपर के बच्चों, 14 साल के ऊपर के बच्चों में किया जाता है। निर्माता और उसका मार्गन और मुर्रे है। निर्माण उसका 1935 में हुआ। कार्डों की संख्या 30 थी, रिक्त उसमें से एक कार्ड था। अंत विचार प्रदर्शन कार्ड 16 थे, जिसमें 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 10 मिश्रित थे। तब ये परीक्षण किया गया। दूसरा है शाई का धब्बा का परीक्षण, जिसे IBT बोला जाता है। इसके निर्माता हरमन रोसा थे। निर्माण 1921 में हुआ। कार्डों की संख्या 10 कार्ड थे, 5 काले रंग के थे, 3 चित्रित प्लस रंगीत थे, प्लस 2 सफेद भूरे रंग के थे। तो टोटल क्या है 10 इसमें कार्ड थे। फिर है चौथा नंबर का जो परीक्षण है वो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, जिसे SAT कहा जाता है। इसका निर्माता पाइनव टेंडलर थे। निर्माता 1930 में इसका निर्माण किया गया। अधूरे वाक्य पूरे करो, इसमें क्या किया, अधूरे वाक्य दिए जाते थे और उसको पूरा करना रहता था। व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता, ये करके फिर उनके क्या है कि व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता था। 20 से 50 वाक्य उनको दिए जाते थे अधूरे, उनको पूरे करने रहते थे। नेक्स्ट है शब्द पूर्ति परीक्षण। शब्द पूर्ति परीक्षण WAT बोला जाता है। इसके निर्माता फासिस गाल्टन थे। निर्माण इसका 1879 में किया गया है। नवीन शब्दों के आधार पर व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता, यानी कि कुछ नए नवीन शब्द दे दिए जाते थे और उनको क्या है कि पूरा करना होता था। उनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता था। इसमें कितने 50 से 100 शब्दों को आधार पर किया जाता था। थैंक यू।